कंट्री के तौर पे सामने आ रहा है, और इकोनॉमी को ले लीजिए या मोदी जी को जिस तरीके से वेलकम किया जाता है यूरोप में, अमेरिका में, इवन इस्लामिक कंट्रीज में, वो देखते हुए और उसके साथ साथ कश्मीर में जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है वो देखकर हमें यही लगता है पाकिस्तान में बैठे लोगों को कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री के तौर पे भारत wants to apply. So, but India is powerful in these forums. So, मेरे ख्याल से at some point Turkey is also going to realize कि अरे यार, it is time to abandon the Pakistani agenda and join the Indian bandwagon. कि ये जो OIC को लेकर कश्मीर का मुद्दा, पाकिस्तान का एजेंडा था, वो भी खत्म हो गया है permanently, right? Muslim countries are now closer to India than they are to Pakistan, especially important Muslim countries. Saudi Arabia को ले लें, UAE को ले लें, और इजिप्ट को ले लें, तो रह जाता है बेसिकली टर्की के अलावा पाकिस्तान के पास आई डोंट थिंक हैज अ मुस्लिम फ्रेंड हु इज नॉट मोर फ्रेंडलियर विद इंडिया. लेकिन टर्की वांट्स टू जॉइन द ब्रिक्स, टर्की वांट्स टू जॉइन SCO, राइट? इंडिया कैन ब्लॉक ऑल ऑफ दोस थिंग्स, राइट? है कि हमारे हालात कहां पे खड़े हैं, कोई आपके पास अच्छी खबर है तो हमें बता दें, सुना दें. कि पाकिस्तान की मईशत को इस हालत में देखूंगा कि हर शख्स जो है आज एक ही उसके जबान पे एक ही लफ्ज है कि क्या मुल्क डिफॉल्ट करेगा, क्या बनेगा इस मुल्क का, क्या हमारा फ्यूचर है, क्या हमारे बच्चों का फ्यूचर है, क्या हम अपने कारोबार यहाँ बंद करके पैसा शिफ्ट. और हर शख्स मुझसे यही सवाल कर रहा था कि क्या हम अपने कारोबार को बंद कर दें, अपने कारखाने को बंद कर दें और शिफ्ट कर लें पाकिस्तान से, क्योंकि हमारे बच्चे अभी इस मुल्क में रहना नहीं चाहते हैं. बहुत ज्यादा तरक्की और डेवलपमेंट नजर आती है. क्या ऐसा आपको भी देखने को मिला, क्योंकि कुछ अर्सा पहले आप गए थे वहां पर? देखें, वैसे तो सारे हिंदुस्तान में पिछले 10 सालों में जो तरक्की हुई है ना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इतना ऑब्वियस है कि आप उसको डिनाई नहीं करें. तबिया ने जो टेररिज्म की, क्या उससे फायदा हुआ पाकिस्तान को? नथिंग. पाकिस्तान दुनिया में बदनाम हो गया एज ए टेररिस्ट स्टेट, और आज तक हम उसी धब्बे के तहत अपनी सारी जो है ना, कोई रेपुटेशन हमारी दुनिया में नहीं है. ये जितने हमारे डिप्लोमेट आके ये वो करते हैं, ये सब बकवास करते हैं. इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया वहां पे जिससे पाकिस्तान का कोई पॉजिटिव इमेज हो, क्योंकि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज तो इंटरनल पॉलिटिक्स से होगा ना. अगर वही कोई मुनासिब नहीं है तो ये डिप्लोमेट क्या करते? इन्होंने भी वही कहा कि नहीं, इंडिया से झगड़ा करते रहो, कश्मीर के इशू को बुला के तो सारी दुनिया में आप जीरो हो गए हैं. नोबडी गिव्स ए डैम टू व्हाट यू आर, और इंडिया इज बीइंग कल्टिवेटेड एवरीवेयर. आप भी जानती हैं कि भाई जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल फुकरा हो गया है, भाई पाकिस्तान के पास तो पैसे नहीं है, पाकिस्तान कंगाल हो गया, पाकिस्तान भीख मांग रहा है, फिर पाकिस्तान के पास पैसे कहां से आते हैं यार? खालिस्तानियों को फंड करके कि तुम जाके सैन फ्रांसिस्को में इनका कॉन्सुलेट जला दो, ये कर दो, वो कर दो. दुनिया भर का हर चीज के लिए पैसे चाहिए. खालिस्तानी बेवकूफ थोड़ा है, बेवकूफ हैं, बट खालिस्तानी मुफ्त में काम तो फिर भी नहीं करेंगे. लालची लोग हैं, मुफ्त में काम तो नहीं करेंगे. इनका पैसा कहां से आ रहा है? दिस इज द मनी. दोस्तों, इसको कहते हैं नार्को टेरर. ये नार्को टेरर का पैसा है जो कि पाकिस्तान का, अब ये जो सीनियर बंदा है जो कि शहबाज शरीफ को एडवाइस करता है डिफेंस के मामले में, इसने कबूला है. इसने कबूल किया है कि हां साहब, हम लोग इंडिया ड्रग्स भेजते हैं. और हामिद मीर के इंटरव्यू में आपने सुना हामिद मीर ने क्या पूछा, उसने क्या जवाब दिया. फिर कहते हैं कि वहां पे फोन नंबर बंद कर देते हैं इंटेलिजेंस एजेंसी वाले, ये बंद कर देते हैं, वो बंद कर देते हैं. रोकने की कोशिश कर रहे हैं. यानी कि ये कह रहा है कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी वाले उन सबको रोकने की कोई किसी को कोशिश नहीं कर रहा. कोई किसी को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा भाई. नो बडी इज ट्राइंग टू स्टॉप एनीबडी. सच बात अलग है. और सच बात क्या है? सच बात यह है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की शय में यह सारा का सारा काम. इंडिया बिकेम द प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ SCO एंड G20 एक ही साल में. ये बहुत ही कम होता है. आई डोंट थिंक किसी मुल्क के साथ हुआ है. तो इंडिया को 2 बार चांस मिले टू शोकेस इट्स इंडिया को दूसरों को बताने के लिए, टू ब्रिंग इन, क्योंकि ये जो SCO और G20 के जो प्रेसिडेंसी मिल जाती है, आपको उससे कई फायदे होते हैं. एक, यू गेट अ चांस टू सेट द एजेंडा, और खासतौर से G20 में तो आप ग्लोबल एजेंडा सेट कर रहे हैं. और SCO जो है, तो ये 2 मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनाइजेशन है. G20 फोरम है, SCO बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सेक्रेटेरिएट है बीजिंग में वगैरह. तो इंडिया वाज, और सबसे अहम बात ये थी कि जो इंडिया की
फॉरेन पॉलिसी का मंत्रा है कि पहले हम नॉन अलाइन थे, अब हम मल्टी अलाइन है और हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हैं। तो दिस वाज अ ग्रेट वे टू इंडिया टू शो कि देखो हम G20 के भी प्रेसिडेंट है, SCO ज़ाहिर है मुल्क है, 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, जिस जगह पे हम मौजूद हैं, जो हमें खतरात हैं, इस तरह छोड़ा तो नहीं जा सकता कि जी ठीक है हुकूमत नाकाम हो गई है तो बस हुकूमत पे जो पाकिस्तान में मैटर करते हैं लोग, उनके अलावा हर शख्स परेशान हाल है। अगर कोई परेशान हाल नहीं है तो हुकूमत वक्त नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं कि हर रोज एक नया वजीर भी आ जाता है। जिस मुल्क में इतनी तबाही मची हुई है, खुदा का खौफ भी किसी को नहीं आता, उन लोगों को भी मैं हैरान होता हूं जो वजीर बन के जाके वजीर बन जाते हैं या स्पेशल असिस्टेंट बन जाते हैं या एडवाइजर बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के। ऐसे हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। दोस्तों, तुर्की जो हर कामों में भारत के मामलों में टांग अड़ाता था, यहाँ तक कि जब भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया तो किसी मुस्लिम देश ने उनके खिलाफ ना बोला, लेकिन अकेला तुर्की ही वह देश था जो भारत के खिलाफ में बोला और पाकिस्तान के समर्थन किया। लेकिन अब फिर तुर्की भारत से माफ़ी मांग रहा है। तुर्की को हमेशा से ही ऑटोमन एम्पायर का ख्वाब आते रहा है। तुर्की इस्लामिक देशों का, मुस्लिम देशों का नेता बनने का कोशिश करता रहता है, लेकिन सऊदी अरबिया ओआईसी के अध्यक्ष के नाते मुस्लिम देशों का नेतृत्व कर रहा और पदों का अध्यक्ष बना हुआ है। और सऊदी अरबिया और यूएई जैसे मुस्लिम देश जो ओआईसी का नेतृत्व करते हैं, वो भारत के साथ खड़े दिखते हैं। अब तुर्की को अब भारत विरोध के नाम पर, फिलिस्तीन के नाम पर अपनी गोटी चमकाने की कोशिश करता रहता है। जब भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म किया, तब तुर्की ने ही एकमात्र ऐसा देश था जो यूनाइटेड नेशन में सबसे ज़्यादा भारत की उन्होंने ही मुखालफत की। लेकिन अब तुर्की को अब यह समझ में आ गया है कि भारत की मुखालफत करना उसके अब बस की बात नहीं, क्योंकि तुर्की में अब इन्फ्लेशन व महंगाई इतनी ज़्यादा अब बढ़ गई है कि और तुर्की चाहता था कि वह यूरोपियन यूनियन में शामिल होकर अपनी वह अर्थव्यवस्था है उसको सुधारे, लेकिन उसको यूरोपियन यूनियन में एंट्री नहीं मिलती। कहने को तो तुर्की नेटो का सदस्य है, और नेटो का सदस्य होने के नाते जब तुर्की ने रशिया से S-400 लिया तो अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन और वही S-400 भारत ने भी लिया था, लेकिन भारत पर अमेरिका ने प्रतिबंध नहीं लगा पाया। तब से तुर्की को भारत की अहमियत का पता अब चल गया है। भारत ने जब बढ़ चढ़कर जब तुर्की में भूकंप आया था तो भारत ने फुल मदद किया था उसका। अब तुर्की को लग गया है कि भारत देश जात धर्म को नहीं देखता है। भारत खुले मन से, चाहे तुर्की भारत का विरोध करता रहा हो, फिर भी भारत तुर्की की मदद करता है, और यही भारत की विशेषता है। और यही कारण है कि तुर्की अब गुहार लगा रहा है कि जब उसके यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की दाल नहीं गली, नेटो में उसका महत्व घटते जा रहा है, तो अब ब्रिक्स और SCO जैसे संगठन में शामिल होकर अपनी आर्थिक व कूटनीतिक ताकत को वह बढ़ाए। लेकिन उसको पता है कि इन दोनों संगठनों में भारत का दबदबा बना हुआ है। भारत और अभी इन दोनों समूहों का अध्यक्ष भी है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।